हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं, फ्रॉम जीरो टू एडवांस, और साथ साथ हम इरडोव के सारे रेलेवेंट सवाल भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल पर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के दोनों होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, तो अगर तुमसे हो गए थे तो अच्छी बात है, नहीं हुए थे तो अब तुम देख सकते हो कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है अपना, इरडोव का 1.76। इन द अरेंजमेंट शोन मास ऑफ बॉडी 1 इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज ऑफ मास ऑफ बॉडी 2। तो इसके मास को अगर मैंने m बोल दिया तो इसको मैं 4m बोल सकता हूँ। पहली चीज इतना तो खत्म। हाइट 20 h इक्वल 20 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा 20 सेंटीमीटर ये भी गिवन है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस है, ठीक है। masses of the pulleys and threads as well as the friction are negligible, मतलब सारे पुलीज और थ्रेड्स तुम्हारे आइडियल है, ठीक है। एट अ सर्टेन मोमेंट बॉडी टू इज रिलीज एंड द अरेंजमेंट इज सेट इन मोशन, ठीक है। तो अब इसको हम रिलीज करेंगे तो मोशन होगा यहाँ पे कुछ ना कुछ, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट बॉडी टू विल गो अप। तो ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो देखो यहाँ पर पॉइंट ये पकड़ना है कि पहली बात, अब तुम्हें ध्यान से दिख रहा होगा, अगर तुम इस पे फोर्स से दिखाना चाहो पहले दिखाई लेते हैं, ठीक है। तो अगर वन वाले पर आऊं, एक इस पर लगेगा ऐसे 4 mg, क्योंकि 4m इसका मास है और g, और इधर इस पर लगेगा कुछ टेंशन, ठीक है। तो वो भी हम लिखते हैं, इसको मैं 2t लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें पता होगा अगर ये 2t है तो ये भी 2t है, तो ये दोनों को मैं टी टी कर दूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। ये टी टी, तो अगर ये टी तो ये भी टी, ये भी टी, और यहाँ से फिर तुम इसको भी टी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ तक आ गए। फिर और इस पर एक mg लग रहा होगा, है ना। तो अब बेसिकली क्या होगा यहाँ से कि देखो बेसिकली, और इसके अलावा अभी तो इसमें नॉर्मल भी होगा जब ये इसमें लगा हुआ है ना, क्योंकि जब तक स्ट्रिंग डॉट नहीं होगी, जब तुम रिलीज करोगे उस समय स्ट्रिंग डॉट होगी, ठीक है। तो जब इसको रिलीज करोगे तो मैं मान रहा हूँ कुछ ये नीचे कुछ एक्सेलरेशन से यहाँ भागना चालू करेगा, ठीक है। तो इसके एक्सेलरेशन को मैं कुछ बोल दे रहा हूँ, सपोज a1। इसके एक्सेलरेशन को मैंने बोल दिया a1। और जब ये a1 से नीचे जाना चालू करेगा तो ये वाला कुछ a2 एक्सेलरेशन से ऊपर आना चालू करेगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। अब ऑब्वियसली अगर ये A1 नीचे आ रहा है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक। बट यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ से आगे नीचे जा नहीं सकता, यहाँ पर सरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर ये रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा उतने टाइम तक ये A2 एक्सेलरेशन से चल करके किसी हाइट तक पहुंचा होगा, सपोज यहाँ तक, या चलो सपोज यहाँ तक कुछ हाइट तक ये पहुंचा होगा, ठीक है। बट क्या यही मैक्सिमम हाइट है जो हमें चाहिए? मतलब ये इतनी हाइट तक आ पाएगा? यही गलती होती है, तो मैक्सिमम लोग इसी हाइट को रिपोर्ट कर देते हैं। बट जब ये यहाँ तक आएगा तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जब ये यहाँ पर आया, जब ये रुक गया, तो क्योंकि ये इनिशियल इसकी स्पीड 0 थी, और अगर तुम v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v, ठीक है। तो ये भले रुक जाए, यहाँ से स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा, बट ये फिर भी ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। और जब तक ये जो v वेलोसिटी है ये 0 ना हो जाए, और फिर उस पॉइंट पर ये रुकेगा, और वही हाइट हमें बतानी है जमीन से लेकर के। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया क्या करना है। तो स्टेप्स में इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एफबीडी बना ही लिया, ठीक है। मैंने इसको बोला था A1 एक्सेलरेशन था, इसके A2 एक्सेलरेशन, तो इन दोनों के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो पहले वन वाले ब्लॉक के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए हम लोग लिख सकते हैं, नीचे की तरफ पॉजिटिव मानते हुए 4 mg -2t, और नीचे की तरफ ही हमने एक्सेलरेशन लिया तो ये हो जाएगा हमारा 4m A1। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन इस वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे, छोटे वाले सेकंड वाले के लिए। तो अब इसमें हमने क्योंकि ऊपर एक्सेलरेशन माना है तो हम ऐसे लिखेंगे t -mg इज इक्वल टू m, और इसका एक्सेलरेशन कितना था A2। तो ये हो गई दो इक्वेशन। फिर वही बात, अपने पास अननोन कितने हैं? A1, A2 और t, तीन अननोन, दो इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? कंस्ट्रेंट। तो सपोज मैं किसी एक जगह से कंस्ट्रेंट लिखना चालू करता हूँ इसमें। अब इस फिगर में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम चाहो तो डिफरेंट फिगर बना लेना कंस्ट्रेंट के लिए। तो इस पॉइंट पर अगर हम बैठ गए, ठीक है, और यहाँ से मैं इस डिस्टेंस को सपोज कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज तो तुम मानते हो ना, चलो एक चीज मैं पहले समझा दूं फिर उसके बाद ही कंस्ट्रेंट लिखेंगे, ठीक है। कि अगर ये एक्सेलरेशन A1 है तो इस पुली का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 ही होगा। इस पुली का एक्सेलरेशन, इसको A1 बोल सकता हूँ ना मैं? समझ में आया? इस पुली का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A1 ही होगा अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है। फिर से बताता हूँ, इस पुली, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। इस पुली का एक्सेलरेशन भी A1 होगा अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है, ठीक है। ब्लॉक का एक्सेलरेशन A1 है तो पुली का एक्सेलरेशन भी A1 होगा, ठीक है। अब मैंने कई बार रिपीट कर दिया, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है।
तो अब इस पुली की डिस्टेंस को सपोज मैंने इस स्ट्रिंग इस पोजीशन से बोल दिया x1, ठीक है, ये, और इस नीचे वाले ब्लॉक की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया x2। क्लियर? तो अगर हम इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ देखें, ये वाली पूरी स्ट्रिंग जो है यहां से लेकर के ये और ये पूरी स्ट्रिंग, ठीक है, इसको अगर हम कांस्टेंट बोलना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे x1 प्लस x2, यानी कि 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक हमने कंस्ट्रेंट के लिए इक्वेशन लिख दी। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, तो दो बार डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 2a1 माइनस a2 इक्वल टू 0 होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि अगर a1 बढ़ रहा है तो a2 घट रहा है, मतलब अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, बेसिकली a1 नीचे, अगर तुम नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहे हो तो अगर a1 बढ़ रहा है तो a2 घट रहा है, इस तरीके से। मतलब अगर a1 पॉजिटिव है तो a2 नेगेटिव है, कहने का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया 2a1 माइनस a2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, ऐसे हम कंस्ट्रेंट पहले से भी लिखते आ रहे हैं। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन, तीन अननोन हो गए। ठीक है, तो अपने पास तीन इक्वेशन है, और अननोन अपने पास क्या क्या है एक बार जरा देख लो। p है, a1 है और a2 है। ठीक है, हमें चाहिए क्या इसमें से? बेसिकली अगर हमें ये a2 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो t तो हमें नहीं चाहिए, तो हम t को एलिमिनेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को लाते हैं यहाँ नीचे, और जरा फर्स्ट इक्वेशन को लिखो, 4mg माइनस 2t इक्वल टू 4m a1। 4mg, चलो, हाँ, 4mg माइनस 2t इक्वल टू 4m a1। 2t इक्वल टू 4m a1। और दूसरी इक्वेशन में तुम्हें दिख रहा होगा t है, तो हमें कैंसिल आउट करने के लिए 2t चाहिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma2। बस, 2t माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma2। ये पूरी इक्वेशन को हमने बस 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब जरा इन दोनों को ऐड कर दो यार। ऐड करोगे तो तुम्हें यहाँ से मिलेगा 4mg माइनस 2mg, यानी कि 2mg। 2t कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 4ma1 प्लस 2ma2। 4ma1 प्लस 2ma2। अब यहाँ से ये यूज कर लो कि 2a1 इक्वल टू a2, यानी कि a2 की वैल्यू 2a1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2mg इज इक्वल टू 4ma1 प्लस 2ma2। ठीक है, ये रहा, कहाँ गया? a2 की वैल्यू 2a1 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2m इंटू 2a1। तो ये हो जाएगा 4ma1, 4ma1, तो ये बन जाएगा 8ma1। और इधर तुम्हारा 2mg था ही, तो m और m कैंसिल आउट कर लो, तो a1 की वैल्यू तुम्हारी आएगी g/4। तो ये आ गई a1 की वैल्यू। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 2a1, तो a2 की वैल्यू लिख दो। a2 तुम्हारा है 2a1, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू g/4, यानी कि तुम्हारा g/2। ये आ गई a2 की वैल्यू। ठीक है, तो a1 a2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया काइनामेटिक्स का। ठीक है, कैसे? आओ देखते हैं। फिर एक बार फिगर बनाता हूँ ताकि कोई डाउट ना हो, है ना, एकदम अच्छे से समझेंगे। तो ये तुम्हारा इस तरीके का सिस्टम था। ठीक है, एक मिनट बनाते हैं, यहाँ से देख ले जरा। ठीक है, हाँ, बनाते हैं। इस तरीके की पुली, एक मिनट, थोड़ा सा खराब फिगर बने तो समझ लेना यार। ठीक है, ये बना, एक पुली और था, ये यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, और ये यहाँ था। ठीक है, ये यहाँ था, इस पर तुम्हारा 1 वाला ब्लॉक था, फिर यहाँ से नीचे गए तो ये तुम्हारा 2 वाला ब्लॉक था। अब क्या होगा कि हमने जो एक्सेलरेशन निकाले, इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ g/4, यही निकाला है ना हमने। a1 इक्वल टू g/4, और g2, ये a2 तुम्हारा g/2 ऊपर की तरफ हमने निकाला था, ये हो गया g/2। ठीक है, तो अब जिस टाइम तक ये यहाँ नीचे आकर के लड़ नहीं जाता, ये पूरा सिचुएशन ऐसे ही रहेगा। तो ये टाइम पहले तो निकाले, कितने टाइम में ये नीचे आकर के लड़ेगा। ये h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर था, तो ये टाइम निकालते हैं। तो अगर मैं नीचे की तरफ पॉजिटिव बोल लूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये लगाऊंगा। तो s है तुम्हारा कितना? 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर, है ना। h इक्वल टू, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही है क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है, यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा इस पर? नेट हमने निकाला नीचे की तरफ g/4, ये हमने निकाला हुआ है, प्लस हाफ g/4 t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारा निकल गया। अब इससे टाइम निकलेगा कि कितने टाइम में ये यहाँ नीचे पहुंचेगा। ठीक है, तो टाइम निकालते हैं यार। तो देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, t स्क्वायर होगा तुम्हारा 0.2 इंटू 4 टू 8 बाई जी, यानी कि 1.6
अपॉन, ये तुम्हारा टी स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, ये रख लेंगे हम अपने पास, यहाँ से अपने पास टाइम आ गया बेसिकली, इसको रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने टाइम में होगा क्या कि तुम्हारा ये वाला ब्लॉक तो यहाँ आ जाएगा, एक बार मैं नीचे बना दे रहा हूँ इसी फिगर में, तो ये वन वाला ब्लॉक तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, और ये कुछ हाइट पर जा चुका होगा, सपोज ये हाइट को मैं बोल रहा हूँ एच डैश, या कुछ और नाम देता हूँ, चलो एच वन बोल देता हूँ। ये एच वन हाइट जा चुका होगा, ठीक है, ये एच वन अभी हम निकाल लेंगे, ठीक है। पर इनिशियली इसकी स्पीड जीरो थी, और जब ये टाइम टी होगा तो इस समय इसकी स्पीड क्या होगी, कुछ वी होगी सपोज, ठीक है, या चलो वी नॉट बोल देता हूँ, कुछ वी नॉट स्पीड होगी इसके पास ऊपर की तरफ। ये समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद जैसे ये यहाँ लड़ गया, ठीक है, ये वाला ब्लॉक, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद एक वेलोसिटी है, तो उससे होगा क्या कि ये टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, ये वाली स्ट्रिंग लूज। हाँ, तो यार मैं ये कह रहा था कि जब ये यहाँ तक आ जाएगा, अब इसके बाद ये ब्लॉक तुम्हारा रुक जाएगा, ये ऊपर जाना चाहेगा, क्योंकि इसके बाद एक वी नॉट वेलोसिटी है, तो जैसे ये हल्का सा एक इंस्टेंट में आगे बढ़ेगा, ये स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगी। अब इस ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या लग रही होगी, देखो, इस पॉइंट पर केवल एक फोर्स होगी, जो इसका मास है m, और इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। ठीक है, ये हो गया, तो केवल g एक्सेलरेशन होगा इस पर, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g बचेगा इस पॉइंट के बाद, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट तक ये कितना हाइट चला, ये एच वन को हम लोग निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो एच वन कितना होगा, यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, वही लगा लो इस वाले ब्लॉक के लिए। तो यू तुम्हारा जीरो ही था, जीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इसका कितना हमने निकाला है, जी बाई टू नीचे की तरफ, तो माइनस जी बाई टू, या चलो जी बाई टू हम मान लेते हैं ऊपर की तरफ है ना, ये जी बाई टू ऊपर की तरफ है, सॉरी जी बाई टू ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है आपकी बात, ठीक है। इसके लिए भूल जाओ, इसके लिए हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना, अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव मानोगे तो तुम इधर भी एक माइनस लगा लो, इधर भी एक माइनस लगा लो, तो उससे कोई फायदा नहीं है, हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लिया अब, ठीक है। तो हाफ ए और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये यही वाली वैल्यू हमें रखनी है, तो अगले स्टेप में रख देता हूँ, तो एच वन हो जाएगा तुम्हारा वन बाई टू इंटू जी बाई टू, और टी स्क्वायर की वैल्यू 1.6 बाई जी से जी काट दिया, तो ये आएगा 0.4 मीटर एच वन। तो कई लोग क्या करते हैं ना गलती, कि इसी को आंसर बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये 0.4 मीटर जो है ये यहाँ तक तो आ गया, बट इसके बाद, अब इसके बाद एक ये वी नॉट वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये अभी कुछ और ऊपर जाएगा, बट अब अभी तक इस पे एक्सेलरेशन कितना था, जी बाई टू ऊपर की तरफ, है ना। बट अब ये टेंशन खत्म हो गई, ठीक है, अब ये एक बस ब्लॉक हो गया जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, और इसको जैसे हम वो करते थे ना, एक बॉल फेंकते थे ऊपर की तरफ, उस टाइप का केस हो गया कि वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर फेंका, और इस पे एक्सेलरेशन केवल नीचे की तरफ जी, क्योंकि इस पर एक ही फोर्स लगेगा एम जी, और इसलिए इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ जी। तो अब इससे हमें v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के बची हुई हाइट, ये यहाँ से सपोज कुछ और हाइट तक या यहाँ तक पहुंचा, इस हाइट को मैं बोल रहा हूँ एच टू, तो इस एच टू हाइट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और यही मैक्सिमम हाइट है जहां तक ये जा रहा है, तो ये हाइट हम निकाल लेते हैं, जीरो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या निकाली है, ये वी नॉट बोली है, ठीक है, जो यहाँ पर है, माइनस जी, और बल्कि टाइम क्यों यूज करें, हमें एस इक्वल टू डिस्टेंस चाहिए ना, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाते हैं, सॉरी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस लगाते हैं, क्योंकि वी अपने को पता है जीरो, यू स्क्वायर यानी कि वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस है ना, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है, तो माइनस टू जी एच टू, यही एच टू अपने को निकालना, ये वी नॉट भी चाहिए अपने को। वी नॉट कैसे निकाले, तो वी नॉट इस वाले पूरे मोशन में जहां पर हमने एच वन निकाला था ना, ये यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन है, इस पे वी इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करके हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इस पूरे मोशन के लिए, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख रहा है, तो v यानी कि ये जो यहाँ पर वेलोसिटी है वी नॉट इज इक्वल टू इनिशियल थी जीरो, हाँ, तो इनिशियल थी जीरो, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ g बाई टू था, प्लस यू इक्वल टू यू प्लस एटी, तो प्लस एक्सेलरेशन कितना था g बाई टू, और टाइम कितना है हमने यहाँ से निकाला है, टी स्क्वायर अगर 1.6 बाई जी था, तो अंडर रूट 1.6 बाई, ठीक है, ये हो गया पूरा का अंडर रूट 1/6 बाई जी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं g बाई टू रूट 1.6 बाई जी, ये हो जाएगी वी नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू हमने क्या निकाली, जी बाई टू अंडर रूट 1.6 बाई जी, तो वी नॉट का स्क्वायर लिख लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर अपॉन फोर, इंटू में इसको लिख देंगे 1.6 अपॉन जी, ये जी से जी चला जाएगा, तो अपने पास बचेगा, ये हो जाएगा 0.4 जी, ठीक है, ये इसको यहाँ रखो। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, जीरो इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर हमारा हो गया 0.4 जी माइनस टू जी एच टू, जी से जी तो पहले काट दो,
तो H2 की वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.4/2, क्योंकि ये इधर जाएगा और फिर डिवाइड होगा। या चलो एक स्टेप लिख देता हूँ, शायद तुम्हें लगा होगा पता नहीं कैसे कर दिया, तो देख लेते हैं। तो लिख देता हूँ भाई, 2H2 = 0.4। इसको इधर ले आए बेसिकली लेफ्ट साइड में, है ना। H2 की वैल्यू हो जाएगी 0.2। तो अब ये यहाँ से H2 हाइट यानी कि 0.2 और जाएगा, तब जाकर के इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। और टोटल हाइट ही कितना आया, पहले H1 आया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक H1, और फिर ये H2 और आया, तो हमारा आंसर होगा H1 + H2। जितना ये मैक्सिमम हाइट जा पाएगा, H=H1 + H2, मतलब आंसर है हमारा बेसिकली H1 + H2। यानी कि H1 कितना निकाला था हमने, 0.4 मीटर, और ये आया 0.2 मीटर, ये हो जाएगा 0.4 + 0.2 यानी कि 0.6 मीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर ऊपर ये जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, यही 0.4 आंसर दे देते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि जब ये रुक जाएगा, मतलब नीचे पहला वाला ब्लॉक, तो ये वाला, तब भी इसके पास एक वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से ये कुछ ऊपर तक तो जाएगा, जैसे हम एक बॉल को कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, उस टाइप का केस हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझाता हूँ पूरा केस एक बार, आंसर तुमने देख ही लिया एक बार फाइनली। होगा क्या, इस पर एक नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन नेट ऊपर की तरफ होगा, वो हमने निकाल लिया एनएलएम यूज करके अपना, G/4 और G/2, ठीक है। अब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। बट इस पे एक लिमिटेशन है कि जब ये यहाँ पर लड़ गया, तो अब ये रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जब तक लड़ेगा वहां तक का हमने टाइम निकाले, हमारे पास एक्सेलरेशन है, और ये काइनेमेटिक्स का मतलब काम हो गया। तो S = UT + ½ यूज करके हमने यहाँ तक का टाइम निकाल लिया, ठीक है। उतने टाइम में ये यहाँ से कुछ H1 हाइट चला गया, तो अब लोगों को क्या लगता है बस यहीं पे मोशन खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक ये H1 हाइट गया, ये तो ये गया ही गया। उसके अलावा यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन G/2 का कांस्टेंट था, तो V = U + AT लगाओगे तो यहाँ पर इसके बाद एक V0 वेलोसिटी होगी, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। फिर इस V0 वेलोसिटी की वजह से अब यहाँ से आगे क्या होगा, इस ब्लॉक के इस वाले वायर की, मतलब ये स्ट्रिंग की टेंशन खत्म, क्योंकि ये जरा सा भी ऊपर करोगे तो अब टेंशन तो है नहीं, स्ट्रिंग टॉट रही नहीं, ठीक है। तो अब इस पर नेट नेट केवल एक फोर्स लगेगी, इसका वेट mg, जिसकी वजह से इस पर नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा। तो अब ये वही एक केस हो गया कि एक बॉल को तुमने ऊपर उछाला है, g एक्सेलरेशन है, और उस पे तुमने कोई V0 वेलोसिटी से उछाला है, जो V0 वेलोसिटी तुम्हें पता है। तो ऐसे करके तो मैक्सिमम हाइट निकालने वाले केसेस तुमने प्रोजेक्टाइल के टाइम पे भी बहुत किए हुए हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट तुमने निकाल दी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता था, बट मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, ठीक है। तो U²/2g करके वही, ठीक है, तो वो भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये यहाँ से तुम्हारे पास ये हाइट आ जाएगी H2, क्योंकि यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन क्यों यूज करी, क्योंकि हमें इस मोशन का टाइम नहीं चाहिए ना, हम इंटरेस्टेड है इस मोशन के डिस्टेंस कवर्ड में, मतलब ये जितना यहाँ से यहाँ तक गया है। और हमारे पास V और U तो है ही है, तो VU है, A भी है, H चाहिए, तो V²= U² + 2a, वही वाली इक्वेशन बेस्ट थी, इसलिए वो यूज की, तो हमें ये H2 मिल गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा H1, जो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर जब ये वेलोसिटी जीरो करने के लिए H2 और ऊपर गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा H1 + H2। तो ये था इस पूरे क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था, एनएलएम और काइनेमेटिक्स। तो यार बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें तुम्हारा एनएलएम और काइनेमेटिक्स दोनों ही रिवाइज हो गया अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगर हो गया हो तो बहुत ही बढ़िया यार, बाकी है तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अपने होमवर्क क्वेश्चन पे। जो हमने दूसरा होमवर्क क्वेश्चन लिया था ये, इसमें वेज कंस्ट्रेंट का यूज था। वेज कंस्ट्रेंट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, और एक क्वेश्चन भी कराया था, उसके बाद तुम्हें ये वाला होमवर्क दिया था। तो ये उससे आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, तो मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए था। नहीं भी हुआ है तो चलो अब देखते हैं इसको कि कैसे करते हैं। ठीक, एक मिनट। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है, find the acceleration of rod A and wedge B in the arrangement shown in figure if the ratio of mass of wedge to mass of rod is theta, ठीक है। तो मास ऑफ वेज को मैंने कुछ बोल दिया कैपिटल एम, और इसका रॉड के मास बोल दिया स्मॉल एम। तो ये क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वेज टू मास ऑफ रॉड, यानी कि कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम को इसने बोला है नीटा, विच मीन्स कि कैपिटल एम को मैं नीटा टाइम स्मॉल एम भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है। तो अब मुझे इन दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं, बेसिकली पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों का, मतलब ए और ए बी दोनों पूछा है, ए और ए बी इन दोनों को पूछा है इसमें। इसका पूरा एफबीडी बनाएंगे, तो इसको पहले नीचे ले लेते हैं, एक मिनट काम करते हैं। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, तुम्हें दोबारा बनाना पड़ेगा थोड़ा बड़ा करके इस तरीके से। तो ये हमारा फिगर है, ठीक है। तो अब इन पर पहले फोर्सेस देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, म्यू = 0 बोल दिया इसने पहले ही।
ठीक है। और यहाँ पर भी फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ पर भी म्यू इक्वल टू 0 इसने बोल दिया है। इस वाले अगर मैं केवल रॉड का देखूं तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इसमें ऐसे mg, है ना, और एक यहाँ से लग रहा होगा नॉर्मल। और नॉर्मल मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा, यही बात पकड़नी थी इसमें। कई लोगों ने नॉर्मल mg के साथ बना दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है तो नॉर्मल ऐसा लगेगा। ये हो गया हमारे इस छोटे वाले रॉड का एफबीडी। इस पर देखोगे बड़े वाले पर, तो इस पर क्या क्या फोर्सेस हैं। एक तो है इस पर इसका वेट mg, यहाँ से एक नॉर्मल जिसका कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और ये जो n उधर उस पे लग रहा था इस पर ऐसे लगेगा, मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन इस तरीके से, कॉन्टैक्ट से इस बॉडी पर ऐसे लगेगा। ये हो गया, तो ये नेट नेट फोर्सेज हो गई इस पर, ठीक है। अब एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो वेज है बड़ा वाला, ये अगर करेगा भी तो ये इस तरफ मूव कर सकता है और कहीं पर भी ये मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नीचे तो मूव करेगा नहीं, है ना, डायरेक्शन या तो एक इधर पॉसिबल है या तो एक इधर पॉसिबल है। बट अगर ये तुम नॉर्मल देखोगे तो इसका अगर कंपोनेंट होगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, तो नेट एक जो इधर कंपोनेंट आएगा ये इसको इधर डायरेक्शन में चलाएगा, ना कि इस डायरेक्शन में, इधर नहीं चलेगा इधर ही चलेगा। तो इसके एक्सेलरेशन को मैंने इधर की तरफ ए कैपिटल एम मान लिया। फिर भी मान लो अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती तो मतलब ये इधर चल रहा था, बट ऐसा होगा नहीं। तो इसके एक्सेलरेशन को मैंने ए कैपिटल एम को इधर की तरफ मान लिया, ऐसे, ठीक। अब रही बात इसकी, इस पर देखो एक फोर्स mg है और एक ये नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो अब तुम्हारा मानना ही हो सकता है कि इस पे एक एक्सेलरेशन चलो इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे कहीं पर भी होगा, सपोज नीचे की तरफ है, और एक एक्सेलरेशन इधर भी, तो ये कुछ ऐसे चले। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दो वॉल्स बनाती है, इन वॉल्स का फोर्स जैसे R1 और R2 है, इन वॉल का फोर्स इस नॉर्मल के इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। तो नेट इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन ए, हाँ तो यार इसका एक्सेलरेशन में कुछ नीचे की तरफ बोल दिया, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन ये हो गया। अब सारी इक्वेशन देखते हैं एक एक बॉडी के लिए, चलो एक बार फिर से फिगर बना रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले हम केवल दोनों को इंडिविजुअली अब देखते हैं। सपोज केवल हम बड़े वाले वेज को देख रहे हैं, तो वेज पर जो हमने फोर्सेस दिखाई थी एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ। इधर से एक थी नॉर्मल ऐसे, इसका ऐसे परपेंडिकुलर, और ये mg नॉर्मल अब मैं नहीं बना रहा क्योंकि जो है वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मैं अगर नॉर्मल का कंपोनेंट लूँ इस तरीके से, ये मैंने ड्रॉ किया वर्टिकल, है ना। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, अगर ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और ये भी अल्फा हो जाएगा, तो ये आएगा एन कॉस अल्फा, ऐसे एन कॉस अल्फा, ये मैंने हटा दिया, और इधर आएगा एन साइन अल्फा। बाकी इसके अलावा इस पर एक वो जो इसका वेट था एम जी नॉर्मल, ठीक है, उससे अपने को मतलब नहीं है, ये एन डैश बोल दे रहा हूँ। तो क्योंकि ये दोनों मिल करके इस एन कॉस अल्फा एम जी प्लस एन कॉस अल्फा इक्वल टू एन डैश ये आ जाएगा। इसका अपने को अभी यूज ही नहीं है, तो हमें केवल एक्स डायरेक्शन मतलब इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लिखनी है, तो हम लिख देंगे एन साइन अल्फा नेट फोर्स इधर इज इक्वल टू, इसका मास कितना था कैपिटल एम यानी कि नीटा टाइम स्मॉल एम, ये हमने लिखा हुआ था, ये इसका मास हो गया। और एक्सीलरेशन इसका हमने ए कैपिटल एम बोला था। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन जो हमने इसके लिए लिख ली। ठीक है भाई, फिर से फिगर बनाता हूँ। अब हम बात करेंगे इसकी, छोटे वाले रॉड की। तो रॉड पर हमने एक दिखाया था ऐसे mg, और एक था इस तरीके से नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर था नॉर्मल, ठीक है। अब क्या होगा, इस नॉर्मल के कंपोनेंट्स लेते हैं, है ना, इस तरीके से। एक आएगा ऊपर की तरफ और एक आएगा इस तरफ, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। तो जो ऊपर की तरफ आएगा उसको समझते हैं। एक मिनट यार, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, एक मिनट यार फिर से बनाता हूँ। तो इस नॉर्मल के कंपोनेंट्स लेते हैं, है ना। तो एक आएगा ऐसे ऊपर की तरफ और एक आएगा इधर की तरफ। इन एंगल्स को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको नीचे एक्सटेंड कर रहा हूँ, है ना। तो अब एंगल्स दिखाता हूँ तुमको। ये अल्फा है, ये तुम्हारा हो गया 90 माइनस अल्फा, ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, ये पूरा ऐसे स्ट्रेट कर लो 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हो गया अल्फा, है ना, ये 90 माइनस अल्फा और ये अगेन अल्फा, ठीक। तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आया वो आया तुम्हारा एन कॉस अल्फा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया वो आया एन साइन अल्फा, ठीक है। अब होगा क्या, अब तुम कहोगे कि इसमें अगर इन दोनों फोर्सेस को, ये भी हम देख रहे हैं mg को और इस नॉर्मल फोर्स को, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस दिखाई, तो एन साइन अल्फा भी तो है इधर, तो इधर कुछ एक्सेलरेशन आना चाहिए। बट एक और फोर्स है जो मतलब दो और फोर्स है जो हमने नहीं दिखाई। एक ये होगी इस तरफ से R1 और इस तरफ से होगी R2, दोनों वॉल से कुछ ना कुछ नॉर्मल लग रहा होगा। तो अगर तुम एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिखोगे तो तुम ऐसा लिख सकते हो ना कि R1 इक्वल टू R2 प्लस एन साइन अल्फा। बेसिकली एक्स डायरेक्शन में ये बैलेंस दिया होगा क्योंकि इसको इधर उधर जाने नहीं देंगे, तो इसका वैसे अपने को यूज नहीं है तो इसलिए फालतू है।
तो अब अपने पास नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा? सपोज इसका नीचे की तरफ मैंने एक्सेलरेशन बोला था ए स्मॉल एम, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसका मास एम इंटू ए स्मॉल एम, नीचे की तरफ फोर्स है एम जी माइनस एन कॉस अल्फा। ये हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं, एन साइन अल्फा इक्वल टू बीटा टाइम्स एम ए कैपिटल एम। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है। अपने पास अननोन कितने हैं? एन, ए एम, ए स्मॉल एम। तो 3 अननोन है, तो अपने पास 3 अननोन है और इक्वेशन 2 ही है। तो अब एक और इक्वेशन कहाँ से लाए? वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट लिखते हैं यार, ठीक है। तो फिर से फिगर ले आता हूँ यहाँ पर, ये रहा। अब देखो एक्सेलरेशन केवल दिखा रहा हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ ए स्मॉल एम, और इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे बना दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ए कैपिटल एम ऐसा। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग, इसको यार थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ना, थोड़ा सा दिखाने में आसान रहेगा, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। बस ये यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, है ना। तो कॉमन नॉर्मल बनाते हैं, बेसिकली कॉमन नॉर्मल जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो ये। हाँ, तो यार वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है? इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन के मैं अगर इस लाइन पर कंपोनेंट ले लूं, तो वो दोनों कंपोनेंट सेम होने चाहिए। तो लेते हैं यार। तो पहले एंगल्स देख लें। ये 90 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है, और ये 90 माइनस अल्फा है। तो इसका कंपोनेंट अगर मैं कॉमन नॉर्मल पे लूंगा ए एम वाले का, तो वो हो जाएगा ए एम कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका कंपोनेंट इस कॉमन नॉर्मल ग्रीन वाली लाइन पर लूंगा, तो वो हो जाएगा ए एम कॉस 90 माइनस अल्फा। बस यही करना था। यहाँ से लिखो ए एम कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एम कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा। तो ये अपने पास एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 अननोन, अब अपने को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। सबसे पहले तो नॉर्मल को दफा करें, है ना, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अपने को नहीं चाहिए। अपने को कैलकुलेट तो ए एम और ए कैपिटल एम करने हैं ना। तो नॉर्मल की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन से लिखना चाहूँ, तो मैं लिखता हूँ एन इक्वल टू नीटा एम ए एम अपॉन साइन अल्फा। और इस वैल्यू को मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले इक्वेशन लिख लूँ, एम ए एम इज इक्वल टू एम जी माइनस एन कॉस अल्फा, एम जी माइनस एन कॉस अल्फा। तो पहले एन कॉस अल्फा को एक तरफ ले जाता हूँ और इसको लिखता हूँ एम जी माइनस एम ए एम। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नॉर्मल की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा, नीटा एम ए एम अपॉन साइन अल्फा। तो नीटा एम ए एम cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, दिस वुड बी इक्वल टू एम जी माइनस एम ए स्मॉल एम। एम 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 काट दिया। नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे नीटा ए एम cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू जी माइनस ए स्मॉल एम। अब इस इक्वेशन में एक ए कैपिटल एम है, एक ए स्मॉल एम है। तो अब यहाँ से मैं किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो ए स्मॉल एम को मैं ए एम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कहूंगा ए एम ए स्मॉल एम इक्वल टू ए एम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। इसको नीचे ले चलते हैं, तो लिख देंगे। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं ईटा टाइम्स ए कैपिटल एम कॉस अल्फा इज इक्वल टू जी माइनस ए स्मॉल एम की वैल्यू मैंने क्या बोली वहां से? ए कैपिटल एम इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ए कैपिटल एम इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। अब ये ए कैपिटल एम वाले टर्म दोनों एक तरफ ले जाओ, तो ए कैपिटल एम नीटा टाइम्स ए कैपिटल एम कॉस अल्फा प्लस ए कैपिटल एम साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा वुड बी इक्वल टू जी, ठीक है भाई। ए कैपिटल एम कॉमन ले लो, अंदर आएगा तुम्हारे पास नीटा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, दिस वुड बी इक्वल टू जी। या इसको सीधे सीधे मैं कॉस अल्फा के साथ इसको मैं साइन अपॉन कॉस को टैन अल्फा लिख देता हूँ ना, क्या खत्म बात, टैन अल्फा, ठीक है। तो ए कैपिटल एम की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास जी अपॉन नीटा कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा। ये आ गई ए कैपिटल एम की वैल्यू। ए स्मॉल एम क्या था तुम्हारा? ए कैपिटल एम इंटू टैन अल्फा, ठीक है, ये साइन अपॉन कॉस है ना, तो टैन ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए कैपिटल एम टैन अल्फा, ये हो जाएगा जी टैन अल्फा अपॉन नीटा कॉस अल्फा प्लस टैन अल्फा।
tan अल्फा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा जी, नीचे बचेगा cos अल्फा अपॉन tan अल्फा, यानी कि cos अपॉन sin इंटू cos। ये बेसिकली cos की जगह cot आना चाहिए था यार, यहाँ पर अपॉन sin एक और होना चाहिए था। कैसे हो रहा है ऐसा? कुछ मिस्टेक हो रही है यार कहीं पर, तो देखना पड़ेगा। है। हाँ यार ये देखो मिस्टेक हो गई है ना। ये यहाँ पर नीटा ए एम कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा था, यहाँ पर अपॉन साइन अल्फा भूल गए हम। तो इसको यहाँ पर अपॉन साइन अल्फा कर दोगे। बेसिकली यहाँ पर मैं इसको कॉस की जगह कॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये कॉट अल्फा है। हर जगह इसको कॉस की जगह कॉट अल्फा कर लो, क्योंकि कॉस अपॉन साइन हो गया है ना वो। कॉट अल्फा, ये आ जाएगा नीटा। बस इतनी सी मिस्टेक थी, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे ए एम टैन अल्फा से, ठीक है, इसको हटाओ। तो इसको लिख लो ए कैपिटल एम टैन अल्फा, यानी कि जी टैन अल्फा अपॉन नीटा कॉट अल्फा प्लस टैन अल्फा, ठीक है। अब टैन अल्फा से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा जी अपॉन नीचे होगा कॉट अपॉन टैन, यानी कॉट इंटू कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर नीटा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन। ये हो जाएगा ए स्मॉल एम, यानी कि इसको मैं ए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो इसमें इसके हिसाब से देखा रॉड का एक्सीलरेशन वो ये है, ठीक है, वन है ये, ठीक है। और ये है तुम्हारा ए बी, जो कि कैपिटल एम यानी कि वेज का एक्सेलरेशन भी है। तो दोनों चीजें अब हमने इस तरीके से निकाल दी। तो यही करना था बेसिकली, वहां पर एक ये साइन मिस आउट हो गया था, जिस चक्कर में आंसर गलत आ रहा था। ठीक है यार, फिर ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को। तो वेज कंस्ट्रेंट मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए इससे ज्यादा। वैसे वेज कंस्ट्रेंट जेई मेन में तो शायद ही आता है, एडवांस में ही आता है। तो जितना रिक्वायर्ड है तुमने समझ लिया है। अगर ये दोनों क्वेश्चन तुमसे हो गए तो इसके बाद तुम्हें और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे। बस यही ध्यान रखना होता है वेज कंस्ट्रेंट में कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होता है दोनों बॉडी। हाँ तो यार मैं ये कह रहा था कि वेज कंस्ट्रेंट में यही ध्यान रखना होता है कि अगर बॉडी दोनों बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो रहा है तो कॉमन नॉर्मल के अलाउंग दोनों का एक्सीलरेशन का कंपोनेंट सेम होगा। बस यही चीज ध्यान रखनी है, वेज कंस्ट्रेंट के सारे सवाल तुम कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे दोनों होमवर्क क्वेश्चन। अब आज हम पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। तो तुम हेड डाल सकते हो स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, तो ये स्यूडो फोर्स होती क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे सबसे पहले। ठीक है। हाँ। तो यार अभी तक हम जितनी भी फोर्स की एनालिसिस कर रहे थे ना, ग्राउंड फ्रेम से कर रहे थे, मतलब जो हमारा ऑब्जर्वर था वो ग्राउंड से अटैच था, वो रेस्ट पे था। बट इफ अगर हमारा ऑब्जर्वर मूविंग हो, तो उसके लिए हमने वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब तो निकाल करके देखा हुआ है ऑलरेडी। क्या फोर्स की एनालिसिस वो मूविंग ऑब्जर्वर के थ्रू हम कर सकते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसे करते हैं, वही अभी हमें समझना है। तो ठीक है, जैसे रिलेटिव करा था उसी तरीके का तुम्हें लगेगा ये। सपोज तुम्हारे पास एक ये बॉडी है, कोई बॉडी जिसका मास m है और एक्सेलरेशन a नॉट है, ठीक है, या a बार बोल दे रहा हूँ, इसका एक्सेलरेशन कुछ, या AP बार, पार्टिकल का एक्सेलरेशन AP बार है, ठीक है, और मास m है। तो ये है, ठीक है, ये हमारा पूरा ग्राउंड फ्रेम में है। तो ग्राउंड फ्रेम हम अपना बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया तुम्हारा ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर, ठीक है। जानते हो ऑब्जर्वर एक्स वाई एक्सिस से दिखाते हैं, एक्स वाई, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, ऑब्जर्वर वन बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है, सब चीजें। ये इस तरीके का ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब सपोज तुम्हारे पास एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है दूसरा, ठीक है, ये है तुम्हारा ऑब्जर्वर टू, ठीक है, ऑब्जर्वर टू ओ टू बोल दिया मैंने इसको। इसका एक्सेलरेशन कुछ नॉन जीरो है, तो ए बार जो है इसका मैं कुछ ए टू बार बोल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसका कुछ एक्सेलरेशन है जो ये प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, हम इस पर फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए पी बार। बट इसके रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे वो हमें समझना पड़ेगा। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि इसके रिस्पेक्ट में तो इसका एक्सेलरेशन एपी बार है,
क्या इसके रेस्पेक्ट में भी इसका एक्सेलरेशन ए पी बार होगा? नहीं होगा, है ना। तो वो क्या होगा, वही जो हमने रिलेटिव के टाइम पे किया था वही करते हैं, ठीक है। इनका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं पहले तो। इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसको मैंने बोल दिया आरपी बार, आरपी बार विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, है ना। ये हो गया, ये हो गया आरपी बार विद रिस्पेक्ट टू टू। और एक आर टू का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू वन बनाते हैं, आर टू बार। ये हम काम पहले रिलेटिव के टाइम पे कर चुके हैं, ठीक है। तो वेट गुडली तुम एक चीज देख ही सकते हो कि आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ट्राइंगल लॉ लगाएं इस पर, प्लस आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू, ये हो जाएगा तुम्हारा आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन, आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन, है ना। तो यहाँ से तुम एक चीज देख सकते हो कि आर बार ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर टू, जो हमारा मूविंग मतलब ये एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है, वो हो जाएगा आर बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन माइनस आर बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है। ये हो गया। ऐसे डिफरेंशिएट करोगे एक बार डी बाई डी टी, तो तुम्हें वेलोसिटी के लिख सकते हो वी बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू इक्वल टू वी बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन माइनस वी बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो अब एक्सेलरेशन के लिख सकते हो। हाँ तो यार यही कह रहा था कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू ए बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वन माइनस ए बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। वही जो हम पहले करते थे, अगर तुम्हें याद हो कि एक मूविंग ऑब्जर्वर जो है हमारा टू, उसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिख रहा है, तो उसका ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जो कि ए बार पी हमने पहले बोला हुआ था, प्लस इनटू प्लस इसमें ए बार ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब जो हमारे इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, इसको चलो मैं ए टू बार बोला था, इसको मैं ए नॉट बार बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मुझे ए नॉट बार एक्सेलरेशन है इसलिए से इसको मैं अब ए नॉट बार को पलट करके ऐड कर दूँ, प्लस माइनस ए नॉट बार, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन पलट करके और ये हमने रिलेटिव के टाइम पे देखा हुआ है कि अगर हम इस पार्टिकल को, है ना, इस मूविंग ऑब्जर्वर की वजह से देख रहे हैं, मतलब इस एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर की वजह से देख रहे हैं, तो हम इसमें इसका एक्सेलरेशन जो बनेगा वो तो हम लिखेंगे ही। यानी कि इसका एक्सेलरेशन अगर मैं इस ब्लू वाले के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो वो ए बार पी तो रहेगा ही, प्लस इसमें पलट के ऐड करूंगा इसका अपना एक्सेलरेशन ए नॉट बार, ये होगा इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन। ये हमने रिलेटिव के टाइम पे भी देखा हुआ, यही हमने यहाँ तक हम इसको लिख दिया इस तरीके से। फोर्स क्या होती है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मल्टीप्लाई करो जरा पूरी इक्वेशन को, तो इसको मैं लिख दूंगा अब एम इंटू ए बार ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टू। इस मूविंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं फोर्स लिख रहा हूँ तो हो जाएगी एम ए बार पी प्लस एम माइनस ए नॉट बार, है ना। तो अगर जनरली तुम एक रेस्ट वाले ऑब्जर्वर की वजह से उस वजह से देखते हो तो ये होती तुम्हारी फोर्स केवल, है ना। अगर रेस्ट वाले ऑब्जर्वर की वजह से देखते हैं, अनएक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर की वजह से, तो फोर्स तुम ये लिखते हो। बट अब इसमें एक टर्म और ऐड हो गया, वो क्या है, जिसको देख रहे हैं उसका मास, मतलब जिस बॉडी पर फोर्स दिख रहा है उसका मास इंटू जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, यानी कि हमारे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है इसमें ये है रियल फोर्स, जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी होता है, इसको लिख सकते हो रियल फोर्स। और ये जो है इसी को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। मतलब बेसिकली ये है नहीं, ये हमने मनाई है, ये फोर्स है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई फोर्स दिख तो रही नहीं। बट क्योंकि हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, उस ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेने के लिए वही बात हो गई कि इस पर एपी बार था। अब अगर जैसे ऊपर की तरफ मान लो इस पर एपी था, इस पर ए नॉट था, इसको रोका तो इसको भी ए नॉट दिया, इसको भी ए नॉट दिया, तो अब इस पर एक्सेलरेशन कितना हुआ, एपी माइनस ए नॉट, ये एक्सेलरेशन हो गया। तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग आ गया, एक्चुअल एक्सेलरेशन ये है, बट अब एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, एपी माइनस ए नॉट। तो अब अपने पास एक फोर्स का में ये टर्म और आ गया, तो इसके मास से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला, जिसमें जिसको देख रहे हैं उसका मास और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। तो एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये मैं लिखवा भी दे रहा हूँ। स्यूडो फोर्स क्या होती है, जिसको देख रहे हैं या जिस पर फोर्स दिख रहे हैं या जिस बॉडी पर फोर्स लिख रहे हैं, जिस बॉडी पर फोर्स लिख रहे हैं उसका मास लेना है, इनटू करना है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का लेना है, और मास ऑब्जर्वर का मत ले लेना गलती से, क्योंकि ऑब्जर्वर का भी मास हो सकता है, वो मैं दिखाऊंगा अभी कैसे। तो मास तुम्हें किसका लेना है, जिस बॉडी को देख रहे हैं उसी का मास लेना है, ठीक है। फिर से लिख लो, इसी को मैं ऐसे बोलता हूँ, जिसको देख रहे हैं उसका मास, जिसको थोड़ा सिंप्लीफाइड है इसमें, जिसको देख रहे हैं
उसका मास इंटू जहां से देख रहे हैं रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ऊपर वाले में हमने लिखा था मास एम इंटू माइनस ए नॉट, ये पलट करके ऐड करना है। एक एग्जांपल में दिखाता हूँ कैसे। हाँ तो यार ये एग्जांपल समझते हैं। सपोज ये लिफ्ट वाले तुम्हारे पास क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे अभी, है ना। इस तरीके की एक लिफ्ट है, ठीक। ये लिफ्ट हो गई, इसमें एक ब्लॉक रखा है। यार ये स्ट्रेट बनना चाहिए, चलो कोई नहीं। इसका मास है एम, और ये लिफ्ट कुछ ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। अब तुम्हारे पास एक ये ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे बैठा है भाई, ग्राउंड पे। इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है, फर्स्ट ऑब्जर्वर। तो ये क्या बोलेगा फोर्स इस पर, अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो ब्लॉक ऊपर ए नॉट की तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक पर फोर्स ये कितनी लिख देगा, एम इसका मास इंटू ए नॉट। क्लियर। ठीक है भाई। बट अगर सपोज मैं एक ऑब्जर्वर बैठा दूं जो इसी लिफ्ट में बैठा है, इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए नॉट है और इसका खुद का भी एक्सेलरेशन ए नॉट है ऊपर की तरफ। तो इसके रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, और इनटू मास करोगे तो जीरो बोलेगा, ये तो बोलेगा कि फोर्स जीरो है ना। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे, तो यही बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि इसके लिए फोर्स अलग है, इसके लिए फोर्स अलग है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम बोलेंगे जिसको देख रहे हैं उसका मास इंटू जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये स्यूडो फोर्स हो। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं फोर्स अब लिखना चाहूँ तो मैं कहूंगा जिसको देख रहे हैं उसका मास, यानी कि मास एम। इसका खुद का मास कैपिटल एम हो सकता है, उससे हमें अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। जिसको देख रहे हैं उसका मास यानी कि ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन किसका, ए नॉट। ठीक है, तो इसके हिसाब से, जैसे इसके हिसाब से जो ब्लॉक पर नेट फोर्स था वो ऊपर की तरफ था एम ए नॉट, एम ए नॉट। इसके हिसाब से देखोगे तो एक एम ए नॉट तो है ही है इस ब्लॉक पर, क्योंकि वो तो है ही है, ए नॉट से ऊपर जा रहा है। बट एक स्यूडो फोर्स और लग जाएगा एम ए नॉट का, क्योंकि जो इसका जिसको देख रहे हैं उसका मास और जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन पलट करके ऐड करना था, यहाँ पर एक माइनस और लगेगा। ये स्यूडो फोर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जर्वर की वजह से, आप सेकेंड ऑब्जर्वर को कैसा दिखेगा पूरा सीन दिखा देता हूँ। ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स तो है ही है जो इस पे रियल फोर्स है एम ए नॉट, क्योंकि ऊपर की तरफ ये ए नॉट से जा ही रहा है। बट एक सूडो फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, मास जिसको देख रहे हैं उसका मास यानी कि ये एम, और ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉट, ठीक है। ये पलट करके ऐड करना है, तो इसलिए इसको नेट फोर्स तो जीरो ही दिख रहा है, ठीक है। अब एक तीसरा ऑब्जर्वर लेता हूँ, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तीसरा ऑब्जर्वर है ये, जो कि ऊपर कुछ एक्सेलरेशन ए वन से जा रहा है। तो इसके लिए हम कैसे, और इसका खुद का मास कैपिटल एम है, या चलो टू एम बोलता हूँ, टू स्मॉल एम है। तो अब इसके लिए अगर मैं इस ब्लॉक की एनालिसिस करूँ तो इसको कैसा दिखेगा, पिंक कलर से बना रहा हूँ थर्ड ऑब्जर्वर के लिए। इस तरीके का ब्लॉक है, तो एक तो उस पर रियल फोर्स होगा जो कि ऊपर की तरफ आई है एम इंटू ए नॉट, और स्यूडो फोर्स जो इसको दिखेगा वो कितना होगा, जिसको देख रहे हैं उसका मास यानी कि ये स्मॉल है, भले उसका खुद का मास टू एम है, उससे हमें मतलब नहीं है, जिसको देख रहे हैं उसका मास इंटू जहां से देख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन पलट करके, यानी कि ए वन को पलट करके माइनस ए। ये बेसिकली माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि पलटना तो हमने कर ही दिया ना, एरो पलट दिया ही है ना, उल्टा ऐड कर रहे हैं। तो ये माइनस हटा दो यार, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना क्या, कि ये हो गया ए लो, ए वन। तो इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ आएगा एम ए नॉट माइनस ए वन, ठीक है, उस थर्ड ऑब्जर्वर की वजह से। अब ए वन ज्यादा हुआ तो उल्टा आ जाएगा, वैसे कर लोगे, ठीक है, वो अपने आप प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा। बेसिकली फोर्स क्या लिखी हमने, एम ए नॉट प्लस एम माइनस ए वन। समझे क्यों ये माइनस कहते हैं, क्योंकि ये पलट के उल्टी डायरेक्शन में है ना यार। अब ये इतनी बार, अब मेरे को शायद ये चीज इतनी बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं पहले बहुत बार हम लोग वेक्टर्स कब से करते आ रहे हैं यार, तो वही चीज है, ठीक है। तो ये हो गया, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो, है ना, इस तरीके से एम ए नॉट प्लस एम इंटू माइनस ए वन, ये हो गई इस पर नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर नंबर थ्री, थर्ड ऑब्जर्वर के हिसाब से। ऐसे ही हर ऑब्जर्वर के हिसाब से डिफरेंट फोर्सेज होंगी, तो वो हम, हाँ तो यार मैं वही कह रहा था कि हर ऑब्जर्वर के हिसाब से एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, वो हम उस हिसाब से देख लेंगे, उसका खुद का एक्सेलरेशन पलट करके ऐड कर देंगे, और मास तो जिस बॉडी को देख रहा है उसी का लेंगे। तो ये चीज बस ध्यान रखना कि जिसको देख रहा है उसका मास इंटू जहां से देख रहा है उसका एक्सेलरेशन, यही होता है तुम्हारा सूडो फोर्स, ठीक है।
मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं। बाकी अपना कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसमें। सूडो फोर्स से क्वेश्चन ज्यादातर तुम कंस्ट्रेंट यूज करके भी कर सकते हो, बाकी सूडो फोर्स यूज करके करोगे तो वैसे भी कर सकते हो। तो वो अब हम देखेंगे कैसे कैसे इससे क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, ठीक है। ये तुम्हारी एरोडोफ का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 1.80, यानी फर्स्ट चैप्टर का 80th क्वेश्चन, एरोडोफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो प्रिज्म वन विद बार टू, प्रिज्म वन विद बार टू of mass small m, of mass small m, placed on it, gets a horizontal acceleration w, gets a horizontal acceleration w, जिसको हम a बोल रहे हैं, ठीक है। ये मैं कई बार करता हूँ, इसमें w यूज करता है, बट हम लोग a से ज्यादा यूज हुए तो a ही लेंगे। w a directed to the left, directed to the left, अभी फिगर बना रहा हूँ तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। At what maximum value of this acceleration, at what maximum value of this acceleration, what maximum value of this acceleration, will the bar be still stationary, will the bar be still stationary related to the prism, related to the prism, if the coefficient of friction between them, if the coefficient of friction between them k is less than cot alpha, ठीक है। फिगर बनाते हैं। तो इस तरीके का एक वेज गिवन है। हाँ तो यार इस तरीके का एक वेज गिवन है, ठीक है। इसका एंगल है अल्फा हॉरिजॉन्टल से, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस पर इस तरीके से ब्लॉक रखा है, इसको वन बोला हुआ है, और इसको टू बोला हुआ है, ठीक। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो एक बार तुम ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूँ। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है
prism 1 with bar 2 of mass m is placed on it gets a horizontal acceleration omega, या फिर ये मैंने ये बोल दिया, a directed to the left, at what maximum value of this acceleration will the मतलब इसमें कोई relative motion नहीं होगा, at what maximum value of this acceleration will the bar be still stationary related to the prism। ठीक है, तो देखो अब होगा क्या, ये बोल रहा है कि इसको हमने प्रिज्म को कुछ इस तरफ एक्सेलरेशन दे दिया, सपोज ए। ठीक है, तो उस ए की वजह से यहाँ पर जो है एक नॉर्मल आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में, तो मैं इसको लिखता हूँ ये नॉर्मल, जो कि इस वाले ब्लॉक पर, अभी मैं केवल ब्लॉक पर देख रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक का वेट होगा, जो कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ एम जी ऐसे। ठीक, और ब्लॉक पर क्या फोर्स हो सकता है, अब देखो, है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एम जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, तो ये वाला तो इससे बैलेंस आउट होगा, उसको तो अभी हमें देखना ही नहीं है। जो इधर आएगा इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, है ना, और फ्रिक्शन इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, है ना। ठीक है, समझ में आई ये बात। ठीक है, तो फ्रिक्शन को अपोज करने की कोशिश करेगा, बट एक चीज ये कह रहा है कि के लेस देन कॉट अल्फा, मतलब ये एमजी इस पर भारी पड़ेगा और ये नीचे की तरफ जाना चाहेगा। बट अब हमने देखा कि एक हमने इसको एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, विच मीन्स कि इसके पास भी नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए होगा, है ना। ठीक है, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके दो मेथड है, एक तो स्यूडो फोर्स वाला मेथड है और एक और मेथड है। पहले स्यूडो फोर्स वाले मेथड से बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने स्यूडो फोर्स पढ़ा है। तो इस पर एक फोर्स और, अगर मैं प्रिज्म के रिस्पेक्ट में ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, तो एक और फोर्स कौन सी, मैं स्यूडो फोर्स जो लगाऊंगा वो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके की लगेगी। जिसको देख रहे हैं उसका मास, यानी कि सेकंड का मास, जो कि है तुम्हारा कितना दिया हुआ है, स्मॉल एम दिया हुआ है ना। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना हो गया E। ठीक है, तो ये इस पर एक स्यूडो फोर्स भी हो जाएगी, है ना। उसके अलावा अब देखो, फ्रिक्शन के पास दो ऑप्शन है, अगर तुम ध्यान देखो तो अब तुम्हारा इस स्यूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो अगर ये स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट, क्योंकि ये स्यूडो फोर्स को तुम बढ़ा सकते हो, है ना, तो अगर ये स्यूडो फोर्स का कंपोनेंट इस mg से कम है ना, तब तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ था कि फोर्स की एक रेंज आएगी बेसिकली, है ना। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो एक बार मैं इसको बना के दिखाता हूँ, बाकी हम सॉल्व दूसरे डायरेक्शन में सॉल्व रिजॉल्व करके करेंगे। तो भी मैं इन दोनों के कंपोनेंट लेता हूँ जरा, एमजी के और एमए के। ठीक है, तो इस फिगर को नीचे ले लेते हैं, फिर वहां पे मैं तुम्हें अलग से दिखाता हूँ पूरा सिनेरियो, कॉपी वर्क में। ठीक है, तो ये इस तरीके का सिनेरियो है। अब जरा मैं इस एमजी और एमए के प्रिज्म के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेता हूँ जरा। तो ये आएगा एक एमजी का कंपोनेंट इधर, इसको मैंने बोला कितना, ये हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा है ना, तो हो जाएगा एमजी साइन अल्फा, और इधर आएगा एमजी कॉस अल्फा। जरा एमए के कंपोनेंट लेते हैं। हाँ, तो एमए का कंपोनेंट हम ले रहे थे, एक मिनट यार, जरा इसको ढंग से बनाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इस एमए का कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर आएगा ऊपर, और ये एंगल भी अल्फा ही है क्योंकि ये अल्फा है, तो हो जाएगा एमए कॉस अल्फा, और इधर एक आएगा एमए साइन अल्फा। इधर बना देता हूँ आगे, एमए साइन अल्फा। तो अब एक चीज तुम ध्यान दो, अगर तो एम ए साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा, ये जो ये वाली डायरेक्शन है पूरी, ये नॉर्मल से बैलेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, वो एक अलग चीज है ना, वो भी हम लिखेंगे। और जो इधर है, अब तुम एक चीज ध्यान दो कि अगर ये एम जी साइन अल्फा एम ए कॉस अल्फा से ज्यादा है, तो तुम्हारा फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब एक चीज है कि ये ए का हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मतलब ए को हम वेरी करा सकते हैं, तो ए की एक रेंज आएगी। तो मिनिमम ए कितना चाहिए हम इसको रोक सकें, अगर फ्रिक्शन यहाँ लग जाए, ये हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर फ्रिक्शन भी ऐसे लग जाए, तो फ्रिक्शन प्लस एम ए कॉस अल्फा मिल करके एम जी साइन अल्फा को रोक दें, और ये ब्लॉक रेस्ट पर आ जाए। मतलब फॉर ए मिनिमम, है ना, हम ये कहेंगे फॉर ए मिनिमम फ्रिक्शन जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं करूंगा इसका। ठीक है, फ्रिक्शन ऐसे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और हम कहेंगे कि एम जी साइन अल्फा वो बराबर हो जाए फ्रिक्शन प्लस एम ए कॉस अल्फा के। तो जब ऐसा होगा तो इससे तुम्हारी एक एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू आएगी, जो इस क्वेश्चन में पूछी नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे, बट तुम निकाल सकते हो। इस तरीके के रेंज वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो वो तुम कर लेना, वो तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है ए मिनिमम, और निकाल करके आंसर कमेंट करके जाना कि क्या आया। ठीक है, अब ए मैक्सिमम की बात करते हैं, जो हमसे पूछा है। मैक्सिमम क्या होगा, अब इस एक्सेलरेशन को हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, देखो अभी हमारे पास सिनेरियो क्या है, एक बार तुम्हें दिखाता हूँ कि इस तरीके से तुम्हारा एम जी कॉस एम जी साइन अल्फा लग रहा है।
एम ए कॉस अल्फा लग रहा है और एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन लग रहा है। तो अगर ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई जब ये दोनों मिलकर के जस्ट इसके बराबर हुए, ठीक है। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सेलरेशन को बढ़ाऊंगा तो ये पूरी फोर्स बढ़ेगी एम ए कॉस अल्फा। तो ये बढ़ती गई तो फ्रिक्शन घटता गया। सपोज अगर ये दोनों मिला करके 10 न्यूटन थे और ये 10 न्यूटन है, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, 10 में से मान लो ये 6 था ये 4 था, ठीक है। तो अब मैंने इसको 6 से 7 कर दिया तो फ्रिक्शन 3 हो जाएगा। इसको मैंने 7 और एक बढ़ा दिया, 8 कर दिया तो ये 2 हो जाएगा। इसको 9 कर दिया तो ये 1 हो जाएगा। और ऐसे करते करते अगर मैं ए को बढ़ाते बढ़ाते इतना ले गया कि एम ए कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा के बराबर हो गया तो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। क्या ये मैक्सिमम वाला केस है? नहीं। अब क्या होगा, मैं और बढ़ाऊंगा। सपोज दोनों अब एम ए कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा दोनों मिला करके 10 न्यूटन हो गए, तो फ्रिक्शन है ही नहीं। बट एक्सेलरेशन को मैंने और बढ़ाया ए को, और ये 11 न्यूटन हो गया। ये 11 न्यूटन हो गया, ये 10 है, तो अब फ्रिक्शन बेचारा ऐसे लगने लगेगा 1 न्यूटन का। फिर इसको मैंने 12 किया, ये 10 ही है, तो फ्रिक्शन 2 न्यूटन का इधर की तरफ। फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक लगेगा तब तक, ये जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर इधर लगने लगेगा, फ्रिक्शन और एम जी साइन अल्फा मिल करके एम ए कॉस अल्फा के बराबर हो, उस केस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन वो होगा जब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेंगे। तो अगर हमने उससे ज्यादा इस ए को बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन और एम जी साइन अल्फा दोनों मिल करके भी अगर नहीं रोक पाए तो फिर तो ब्लॉक मूव कर ही जाएगा। तो वही है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए क्या कहेंगे हम, फॉर ए मैक्स सीन क्या बनेगा। ये समझ में आया ना कि हम जैसे जैसे ए को बढ़ाएंगे ये एफ पहले कम होगा, फिर ये एफ जीरो होगा, फिर ये इस तरफ लगना चालू होगा। अब जब ये इस तरफ लगना चालू हो ही गया तो ये हो गया एम जी कॉस अल्फा, है ना। नहीं, एम जी साइन अल्फा था ना यहाँ पर, एम जी साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपनी पूरी जान लगा देगा मैक्सिमम वैल्यू, और इस तरफ तुम्हारे पास रहेगा एम ए कॉस अल्फा, एम ए कॉस अल्फा, ठीक है। तो जब ये दोनों मिला करके एम ए कॉस अल्फा के बराबर होंगे वो मैक्सिमम वैल्यू का। अब इसके बाद अगर मैंने एक को और बढ़ाया ना, सपोज ये एम ए कॉस अल्फा इन दोनों को मिला करके 15 न्यूटन है और ये भी 15 न्यूटन हो चुका है। अब मैंने एक और बढ़ाया और ये 16 न्यूटन चला गया, तो नेट इधर 1 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता और ये तो कांस्टेंट है ही। तो अब ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो मैक्सिमम वाला केस वही है जब फ्रिक्शन और एम जी साइन अल्फा मिल करके एम ए कॉस अल्फा के बराबर हो। तो लिख देंगे एम ए कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। और यही ए मैक्स हमें निकालना है, ये ए की जो वैल्यू आएगी वही ए मैक्स होगी। तो ठीक है, लिखते हैं एम ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू नॉर्मल प्लस म्यू नॉर्मल। अब नॉर्मल की वैल्यू हमने कहाँ से लिखी थी, अब इसका यूज आएगा। यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई रिलेटिव कोई मोशन है ही नहीं। तो अब ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, यहाँ ऊपर लिखी है हमने एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए साइन अल्फा, और ये है तुम्हारी एम ए कॉस अल्फा के बराबर। ठीक। तो सारे एम काट दूं क्या, एम एम एम, तो यहाँ से मैं लिखूंगा अगली लाइन में ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा प्लस म्यू ए साइन अल्फा। जरा ये ए वाले टर्म एक तरफ ले लूं तो ए कॉस अल्फा माइनस म्यू ए साइन अल्फा वुड बी इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू जी कॉस अल्फा। यहाँ से मैं लिखूंगा ए कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जी कॉमन ले लिया, इधर आएगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। तो ए की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी जी इंटू में साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगी ए की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा शायद। इरडोव में ये tan cot के टर्म में दिया होगा तो एक बार cos से डिवाइड कर लोगे ऊपर नीचे तो ऊपर बचेगा साइन अपॉन cos tan अल्फा प्लस म्यू, क्योंकि cos को cos से डिवाइड किया अपॉन नीचे आएगा cos को cos से डिवाइड किया 1 - tan अल्फा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, tan के टर्म में आ गया, cot के टर्म में पूछा है तो वैसे दे दो, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ये हो गया ए मैक्सिमम। सिमिलरली ए मिनिमम तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, और अगर इसी में मैं पूछूं कि व्हाट वैल्यूज ऑफ एफ
मतलब कौन कौन से एफ की रेंज एक होगी बेसिकली एक्सेलरेशन ए मिनिमम से ए बिलोंग्स टू ए मिनिमम टू ए मैक्सिमम, इतने जितने भी एक्सेलरेशन अगर ये होंगे फॉर दीज एक्सेलरेशन, फॉर दीज एक्सेलरेशन देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन वन एंड टू, मतलब पेज और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ये तुम बेटर क्वेश्चन ये हो सकता था कि मिनिमम भी पूछता और इससे रेंज पूछता, मतलब अगर मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 15 है तो 5 से 15 के बीच में जितने भी एक्सेलरेशन लगाओगे उन सब के लिए ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, जो हमने ऊपर बात कर ली ऑलरेडी। और इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं, बस इसमें नई चीज क्या थी कि इसमें स्यूडो फोर्स वाला मैं तुम्हें समझाना था कि बेसिकली इस ब्लॉक पर एक फोर्स और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इसका जो ऑब्जर्वर है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम सारी बात कर रहे हैं, इस वेज के रिस्पेक्ट में, इस वेज के पास खुद एक एक्सेलरेशन ए होगा। हाँ तो यार यही कह रहा था कि इसमें बस एक एक्सेलरेशन, यही मतलब हमें ध्यान रखना है कि वेज के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा है तो एक स्यूडो फोर्स ये एम ए ऐड होगा इस तरीके से। और उसके बाद जो बाकी का पूरा पार्ट है कि फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी, क्या रेंज क्यों आएगी एक्सेलरेशन की, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो तुम वो पुराने वीडियोस में जाकर के देखना, वहाँ और डिटेल में यही चीज की बात की थी मैंने। पर आज भी मैंने पूरी तरीके से समझा दिया है, ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं यार, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है तुम्हारा 1.81, मतलब उसी के जस्ट बाद का क्वेश्चन है। एक मिनट यार, 1.81 इरोडोस। ठीक है, तो देखते हैं यार क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, प्रिज्म वन ऑफ मास m1, प्रिज्म वन ऑफ मास m1 with an and with angle alpha, and with angle alpha rests on a horizontal surface। अभी फिगर भी दिया है, मैं बना रहा हूँ। rests on a horizontal surface bar 2 of mass m2, bar 2 of mass m2, ठीक है, is placed on the prism, is placed on the prism, assuming friction to be negligible, assuming the friction to be negligible, assuming the friction to be negligible, find acceleration ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का एक्सेलरेशन बताना है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर बना देता हूँ। फिगर बेसिकली वही है जो पिछले क्वेश्चन में भी था, ठीक है, इस तरीके का। वन, ये हो गया सरफेस तुम्हारा, और इस पर इस तरीके से टू ही ब्लॉक रखा है। ये फिगर है, ये एंगल अल्फा है, और ये तुम्हें वन का मास m1 दिया है और टू का मास m2 दिया है। और इस पे ऐसे रखा था एक्सेलरेशन ऑफ प्रिज्म बताना है जब इसमें फ्रिक्शन नहीं है कहीं पर भी। और क्या कहते हैं, इस तरीके से। तो ठीक है यार, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में भी वही तुम्हारा स्यूडो फोर्स वगैरह लगेगा। तो इस क्वेश्चन को तुम ट्राई करना, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। तो अगर आंसर आ जाए तो कमेंट करना, और नहीं आया तो फिर डाउट जो भी हो वो बता देना। बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज जितना भी बताया होगा वो समझ में आया होगा। और इसमें कोई भी डाउट हो तुम वीडियो को रिवाइंड करके देखना, अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें डाउट आया था। तो अगर तुम्हें वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, और वीडियो लाइक करो अगर पसंद आई हो। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडी। बाय।